सोडियम क्लोराइड हम खाने में यूज करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जबकि मरकरी को हम हाथ भी नहीं लगाते। ऐसा क्यों? क्योंकि मरकरी पॉइजनस होती है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स या ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों बदल रही है, क्यों वो हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग वो सूट नहीं हो पा रही है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जैसे जैसे ब्लॉक चेंज होता है, वैसे वैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती है, और किन किन प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आता है, कौन से ब्लॉक किस टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कौन से स्पेसिफिक ग्रुप्स कौन से टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। आज के लेक्चर में हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, फिर हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज एंड देन हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। और उसमें हम ये भी देखेंगे कौन से ऐसे ग्रुप्स है जिनको उनके ग्रुप नंबर की बजाय ज्यादा उसके कॉमन नेम से जाना जाता है, और कॉमन नेम्स को भी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वैलेंस शेल क्या होता है, अल्टीमेट शेल क्या होता है, पेनल्टीमेट क्या होता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होते हैं, और इन पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट शेल के ऊपर एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस तरीके से डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो इन सारी बातों को हम पूरी तरीके से मास्टर करेंगे। आपको ऐसे चुटकियों में क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। और जो कॉमन नेम्स में इस लेक्चर में बताऊंगी आपको किसी ग्रुप का, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम बात करते एग्जाम की, तो एग्जाम के अंदर अगर किसी एलिमेंट के बारे में पूछा है तो उस ग्रुप के कॉमन नेम से पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉमन नेम से पूछा जाता है तो हमें वो कॉमन नेम याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस वीकेंड यानी कि 16th ऑफ अगस्त को एक सीरीज आने वाली है विच इज 100% लाइव सीरीज। 100% वो सीरीज लाइव होने वाली है। उसमें होने क्या वाला है, जैसा कि आपको पता है अभी एक अपकमिंग एग्जाम आ रहा है विच इज JEE 2027 जनवरी शिफ्ट। तो जनवरी शिफ्ट की बात करें तो जनवरी शिफ्ट में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं, क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है JEE 2027 का, वो हम देखेंगे। और उसी के बेस्ड पर हम ये देखेंगे कि JEE 2027 के अंदर कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं JEE 2027 में। तो इसकी हम एक सीरीज लेकर आएंगे जो होने वाली है लाइव, 100% लाइव। तो भूलिएगा मत सीरीज को ज्वाइन करना, जो कि होने वाली है 16th ऑफ अगस्त सुबह के 11 बजे। संडे का दिन है, ठीक है। अपना काम करना है, मॉर्निंग एक्टिविटीज करनी है और फ्रेश माइंड के साथ में 11 बजे सीरीज के लिए तैयार रहना है, जिसमें होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस which will be asked in the JEE 2027। तो सबसे पहले याद रखिएगा, रिमाइंडर डाल लीजिएगा, रिमाइंडर रख लीजिएगा अपने फोन में, 16th ऑफ अगस्त सुबह 11 बजे शार्प 11 o'clock। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर को आपने, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें SPDF ब्लॉक की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे हम? एस ब्लॉक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन आता है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं हमारे पास में दो ग्रुप, विच इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो ग्रुप नंबर 1 का कॉमन नेम होता है अल्कलाई मेटल्स। अल्कलाई मेटल्स, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। ग्रुप 2 का जो कॉमन नेम होता है वो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां पे एक वर्ड आया हुआ है विच इज अल्कलाई और अल्कलाइन। क्या मतलब है? दोनों का ही मतलब सेम होता है। अल्कलाई, अल्कलाइन का मतलब सेम होता है, विच मीन्स बेसिक नेचर।
सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है अल्कलाई वर्ड से, अल्कलाई वर्ड मीन्स बेसिक नेचर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का बेसिक नेचर इट मीन्स अल्कलाई, किसी भी चीज का बेसिक नेचर इट मीन्स अल्कलाई, किसी भी चीज का बेसिक नेचर इट मीन्स अल्कलाई। याद हो गया? आइए अब मैंने कहा मान लीजिए मेटल का कोई ऑक्साइड है या फिर किसी भी चीज का कोई ऑक्साइड है, अगर वो बेसिक ऑक्साइड होता है तो उसे आप क्या बोलोगे? इट इज अल्कलाई इन नेचर। क्लियर है? आइए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इतना तो मुझे पता चल गया कि इसके नाम से अल्कलाई है, मतलब कहीं ना कहीं कोई बेसिक प्रॉपर्टी जरूर शो हो रही होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? है, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। है, लीना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। क्लियर है? आइए हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन आज तक डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसे अल्कलाई मेटल्स में नहीं पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कलाई मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1 एज वेल एज ग्रुप नंबर 17 दोनों से ही मैच करती है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी कोई पोजीशन आज तक डिफाइंड नहीं है, ठीक है? तो इसे मैंने नहीं पढ़ना है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ेंगे बस इसकी, बट बाकी सारी चीजें वैलेंसीज वगैरह हम इसकी यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ये सारे एलिमेंट्स क्या है आपके? अल्कलाई मेटल्स है। मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर देखती हूं तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1। आपको बस अभी तक ध्यान रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक ब्लॉक की आपको सिखाऊंगी उस टाइम पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्यों मैंने NS1 लिखा है ना। बस आपको अभी के लिए ध्यान रखना है ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत ना हो। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है NS1 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट या फिर आप कह सकते हो अल्कलाई मेटल्स, ठीक है? आइए तो मैंने कहा NS1 ये वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल, ठीक है? अब मैंने कहा NS1 यहां पर क्या होगा? ये होता है आपका पीरियड नंबर 1, ये होता है पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7, ठीक है? तो इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो व्हाट इज n? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आप यहाँ पे कह सकते हो वही क्या है आपका पीरियड नंबर भी है। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा वैलेंस शेल के अंदर मुझे दिख रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? हाँ या ना? अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल बन जाएगा, हाँ या ना? वैलेंस शेल क्या होता है बेटा? वैलेंस शेल क्या होता है? नोबल गैस है, उसके बाहर जो शेल प्रेजेंट है वो आपका वैलेंस शेल है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? इतनी सी बात। आइए तो मैंने कहा ये आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालते ही आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसको अचीव हो जाती है? नोबल गैस को अचीव हो जाती है। तो मैंने कहा नोबल गैस बन गया। फिर इसका मतलब कि यहाँ पर वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड यू नो दैट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कह दिया कि यहां पर इसकी जो वैलेंसी होगी बेटा, वैलेंसी होगी वो कितनी हो गई आपकी? +1 वैलेंसी हो गई। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर मैं बात करूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन आएगा? बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है? बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है? मैंने कहा ये क्या है आपका? ये हो गया आपके पास में कौन सा वाला पीरियड? ये हो गया आपके पास सेकेंड पीरियड, ये हो गया आपके पास थर्ड पीरियड, ये हो गया आपके पास फोर्थ पीरियड, ये हो गया आपके पास फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, दिस इज सेवेंथ पीरियड। क्लियर है? तो इसकी जो जनरल वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है NS2। क्या होती है? NS2। अगेन सेकेंड पीरियड है तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s।
क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है, तो मैंने कहा वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, तो वैलेंसी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया आपने, +2 इसकी वैलेंसी हो गई। आइए, अब मैंने कहा जब मैं बात करूंगी इसकी अल्कलाई मेटल की, तो अल्कलाई मेटल में मैंने कहा जब इस अल्कलाई मेटल को मैंने कहा लेट सपोज लिथियम है, मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया वाटर से, तो क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा LiOH। तो और क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2 गैस रिमूव हो जाएगी। क्लियर है। तो ये जो LiOH है ये किस नेचर का होता है, ये होता है आपके पास बेसिक नेचर का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अल्कलाइन मेटल्स रख दिया गया। और साथ ही साथ दूसरा रीजन था इसका अल्कलाई मेटल नाम रखने का, वो ये था कि इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मैंने कहा ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 आर बेसिक इन नेचर, क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैंने कहा लेट सपोज मेरे पास में है बेरिलियम, और बेरिलियम को मैंने रिएक्ट करा दिया है पानी में, तो मैंने कहा क्या बनाएगा, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यहां से भी ये क्या कर देगा, H2 गैस को रिमूव कर देगा, हाँ या ना। तो मैंने कहा ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, आपका बेसिक नेचर का है, क्या है, ये अल्कलाई नेचर का है। तो मैंने कहा ये भी बेसिक नेचर का है, इसीलिए इसमें भी वर्ड अल्कलाइन आ रखा है। बट ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 2 के, ये सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल रख दिया गया। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है, दोनों ग्रुप्स में ये वाली बातें क्लियर है, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत कम है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा कि क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। इसी वजह से इसको निकालने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत आसान है, क्योंकि वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से निकल के वो नोबेल गैस अचीव करना चाहेगा। तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो रहा है तो क्या ये, मान लो कि मेरे पास में लेट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, लिथियम है, इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम +1 में चला गया, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या ये 0 से +1 में जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। अगर ये 0 से +1 में आसानी से जा सकता है तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो सकता है, हाँ या ना। तो ये क्या होते हैं, ये वाले मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबेल गैस में चले जाते हैं। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास में, which is all S block elements are reactive metals except हाइड्रोजन। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन आज तक भी डिसाइडेड नहीं है। ग्रुप 1 वैलेंस से कितनी, +1, ग्रुप 2 वैलेंस से कितनी, +2, ठीक है। These are soft metals and ductile and malleable in nature. What is ductile? डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज को पीट पीट के क्या बना देना है, मुझे वायर बना देना है। डक्टिलिटी मतलब वायर, और मैलिएबिलिटी मतलब उसको मार मार के किस में कन्वर्ट कर देना है, शीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देना है, शीट में कन्वर्ट कर देना है इन नेचर, बट हैविंग लेसर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब इतनी मजबूती नहीं होती उसमें जितनी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के वायर या फिर शीट्स में मजबूती होती है, उतनी मजबूती एस ब्लॉक के वायर या शीट्स में नहीं होती है, ठीक है। आइए, अब है हमारे पास दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने कहा क्या होते हैं ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन मेटल्स को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने जाओगे इन मेटल से तो ये इजीली क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जैसे मान लो मैंने कहा सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया, Na+ बना दिया। आपने कहा Na+ आपने किसी सोल्यूशन के अंदर ले लिया, अगर आपने किसी एक्वस सोल्यूशन में Na+ को लिया तो वहां आयंस है,
आयंस की वजह से क्या जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आइए, they are prepared by electrolysis of their fused compound। तो मैंने कहा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस नाउ। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि आपने क्या कर दिया, उसको किस में ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, एक कंपार्टमेंट, इसमें सोल्यूशन लेते हैं, एनोड कैथोड को हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर कुछ प्रोडक्ट रिलीज होते हैं जो या तो इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे या फिर इसके नीचे वाली स्पेस में जाकर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलने वाला प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, ये जिसके अंदर सिर्फ एक कंपार्टमेंट होता है और उसी में ही एक ही डब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती है, एक एनोड और एक कैथोड। ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो किससे जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलते हैं आपको ये वाले कंपाउंड्स। दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी बताया मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगती है, उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आयनाइजेशन पोटेंशियल को बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी जेई का फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है जेई में। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं और नोबेल गैस अचीव कर लेते हैं। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। अभी बताया मैंने आयंस में क्या हो सकते हैं, ये कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इन्होंने, लूज कर दिया। तो मान लो सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, Na+ बन गया। Na+ अगर बन गया तो आयन बन गया, आयन बन गया तो ये दूसरे आयन से क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लो Na+ बना तो ये नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आके जब क्लब करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, तो उस टाइम पर क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। तो मैंने कहा क्या बन गया आपका, आयनिक कंपाउंड। ये फॉर्म करता है एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर डायामैग्नेटिक एंड फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। डायामैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे। तो क्या होते हैं, ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां होता है वही पैरामैग्नेटिक होता है। आज के बाद ये बात याद रखनी है आपको, जब तक मैग्नीट्यूड ना पूछे तब तक आपको ये देखना है, अगर किसी भी स्पीशीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब वो क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, हमेशा डायामैग्नेटिक होगा। मैंने कहा यहाँ पर भी ये क्या शो करते हैं, डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आपने अभी तो कहा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकलेगा तो नोबेल गैस अचीव करेगा। नोबेल गैस अचीव करेगा, क्या नोबेल गैस में आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, सारे क्या होते हैं आपके फुल्ली फिल्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। और ये भी याद रखना है, जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वही कलर शो करते हैं, जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो कभी भी कलर शो नहीं करते। ठीक है, एक्सेप्ट अगेन क्रोमेट, परमैंगनेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। ठीक है, क्रोमेट्स, परमैंगनेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। ठीक है, जैसे KMnO4 वगैरह हो गए है ना, ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। उनका अलग रीजन है, वो डी ब्लॉक की वजह से कलर शो करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से नहीं करते वो। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। इनके अलावा क्या करते हैं, सब डायामैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस कंपाउंड शो करते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैंने कहा A फॉर अंबानी, B फॉर भिखारी। अंबानी ने भिखारी को पैसे दे दिए, तो अंबानी मान लो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैंने कहा इसके ऊपर A+1, इसके ऊपर B-1। 0 से +1 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। 0 से -1 क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीडेशन इसका हुआ था तो ये हो गया मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका रिडक्शन हुआ था किसका, बी का, तो ये क्या हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने बोला है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्या है ये, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब खुद का क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन बढ़िया से करता है। तो अभी तो मैंने कहा बेटा सोडियम है, मान लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 9th में लिखते थे 281, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। आसानी से बाहर निकलेगा तो Na+1, एक इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से बाहर हो गया, तो ये इसमें जा रहा है, तो मतलब क्या बना रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है अपना, आसानी से ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये क्या है आपका, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ या ना। और जो हमारे पास में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों,
क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दूसरे को डोनेट कर देते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो ये था आपके पास में एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं हम जरा पी ब्लॉक के ऊपर। देखिए, तो डी ब्लॉक के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो टेबल बना लेनी है आपको डी ब्लॉक के लिए। ये हो गया स्कैंडियम ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्लियर है? आइए, ये हो गया आपका। आइए, अब मैंने कहा ये हो गया आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्लियर है? आइए, सेकंड ईयर लगेगा एसी। ठीक है, टी जरा हाफ, वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, मन तक रहे, फै रस, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं बढ़ोगे फिटोगे, कॉपर एजी एयू पैसा बढ़ता जा रहा है, नीचे चलोगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा इसमें भी कुछ एक दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके कुछ कॉमन नेम्स है। जैसे ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 11, इसका नाम होता है कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉइन्स बनाई जा सकती है। आपको सिल्वर कॉइन मिलती है, गोल्ड कॉइन मिलती है, कॉपर की भी पहले के जमाने में कॉपर कॉइन्स हुआ करती थी। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी कॉइन्स बना सकते हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, कॉइनेज मेटल्स कह दिया। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर कहूं तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मैंने कहा अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होगा वो होगा NS2 N-1D1। ठीक है, यहां हो जाएगा NS2 N-1D2, ये हो जाएगा NS2 N-1D3, ये NS1 N-1D5, ये NS2 N-1D5, NS2 N-1D6, NS2 N-1D7, NS2 N-1D8, NS1 N-1D10, NS2 N-1D10। क्लियर है? तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ये सारी वैलेंस शेल लिखी है मैंने। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पर हो गए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, यहां हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो मैंने कहा यहां पर अगर हम बात करें, ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये? डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें क्या ऑब्जर्व किया हमने पैटर्न। देखो मैंने कहा यहां पर कुछ अलग पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, मैंने कहा यहां पर आपको कुछ अलग पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी अदर कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमने कह दिया कि ये क्या बन रही है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप कर जाता है तो हाफ फिल्ड हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है तो भी क्या हो जाता है, ये फुल्ली फिल्ड हो जाता है। इस वजह से स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द स्पेशल केस। ठीक है, कौन सा? क्रोमियम वाला ग्रुप एंड जिंक कॉपर वाला ग्रुप, ये क्रोमियम वाला ग्रुप एंड कॉपर वाला। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। आइए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब आप उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आप सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट से ही देखोगे बने हुए। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब हमने कहा कि अगर हम बात करें यहां पर और क्या प्रॉपर्टीज होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। आपको याद हो हैबर्स प्रोसेस, N2+3H2 से अमोनिया बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ हैबर प्रोसेस। उसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन का। और आपने अगर थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक भी पढ़ी हो तो वहां पर आपने मेटल हाइड्रोजनेशन करवाया, वहां पे भी आपने मेटल यूज किया, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, ये सारे मेटल्स आपने वहां पर यूज किया एज अ कैटलिस्ट। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तीसरी चीज, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, क्योंकि यहां पर वैलेंस शेल के अंदर आप देख रहे हो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करते हैं? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि आपको पता है मैंगनीज, आपको याद हो, अगर थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर पा रहे हो, मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2, +3, +4, +5, +6, +7। ठीक है, तो हमने कहा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इसके डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड? सारे के सारे वर्ड्स नए बता रहे हो मैम आप तो। अरे तो मैं हर एक बात का मतलब भी तो बता रही हूँ बेटा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? तो मैंने कहा इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में कोई क्रिस्टल है बेटा, जैसे ये कोई मेटल का क्रिस्टल है इस तरीके से। तो जब ये मेटल का क्रिस्टल होता है तो ये जो बीच में ये जो स्पेस दिख रही है ना आपको, ये होती है आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई छोटे छोटे एटम्स आकर क्या हो जाते हैं? इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का, जो छोटे एटम्स है वो जाके ट्रैप हो जाते हैं। तो एक नया कंपाउंड बन गया फिर हमारे पास, है ना? दो एटम्स, दो टाइप के अलग अलग एटम्स हो गए इसमें। तो अगर नया कंपाउंड बन गया तो आप इसे क्या कहोगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और कुछ नहीं होता। क्लियर है? तो क्या करते हैं? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। और अभी मैंने एस ब्लॉक में बताया, वहां मैंने बताया था आपको कि इनकी एस ब्लॉक की जो स्ट्रेंथ होती है वायर्स और शीट्स की, वो कम होती है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई। तो इनकी स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। आइए देखते हैं जरा इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक। क्यों होते हैं लेस रिएक्टिव? क्योंकि एस ब्लॉक में तो एक या दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज्यादा मुश्किल होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितने मुश्किल होगी उतना कम क्या होगा? इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। दे आर हार्ड and have high values of melting point and boiling point than S block elements। अभी मैंने आपको बताया, बस किसको छोड़ देना आपको? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को। डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बताया मैंने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब मैंने कहा, आपने वहां पे पढ़ा अभी कि डी के अंदर 5 डब्बे होते हैं, और मैंने कहा डी तो यहाँ पर पार्शियली फिल्ड है हर जगह लगभग। तो मैंने कहा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये क्या शो करेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। इस वजह से ये क्या शो करेंगे? कलर्ड कंपाउंड। तो ध्यान रहे, मैंने आपको अभी एस ब्लॉक के अंदर बताया था, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म एंड कलर कंपाउंड याद रखना है। अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायामैग्नेटिज्म, कलरलेस कंपाउंड। तो यहां पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से क्या शो करते हैं? ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। साथ साथ आप पैरामैग्नेटिज्म भी लिख सकते हैं।
दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी बताया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, अभी बताया मैंने गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर मैंने कहा दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, क्या होते हैं, डक्टाइल और मेलिएबल, मतलब इसको भी आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो एंड शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, एस ब्लॉक की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है घरों में कौन से वायर्स यूज होते हैं, कॉपर वायर्स यूज होता है। ठीक है, कौन से वायर्स यूज होता है, कॉपर वायर। कॉपर इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या होगा आपका, डक्टाइल एंड मेलिएबल होते हैं। आइए, दे हैव हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी बताया लेस रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, हायर होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स इन जाइंट मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे आर कोवलेंट। व्हाट इज जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल मतलब इस तरीके से मैसिव स्ट्रक्चर होती है उसकी, इस तरीके से कुछ भी मैसिव स्ट्रक्चर होती है, उसे आप क्या बोलोगे, जाइंट मॉलिक्यूल बोलोगे। क्या बनाते हैं ये, जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे आप बोलोगे जाइंट मॉलिक्यूल्स। और उसमें उनका जो बॉन्ड होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, बाइंडेड होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारे पास में विच इज पी ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ डी ब्लॉक की, विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक में एक और वर्ड आता है विच इज ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन। एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट जिसमें डी सबशेल क्या होते हैं, जिसमें डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होते हैं, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप क्या कहोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। इन विच डी सबशेल इज पार्शियली फिल्ड इन इट्स, ध्यान रहे, इन इट्स ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैंने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहोगे, जिसके ग्राउंड स्टेट एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। तो मैंने कह दिया जैसे मान लो क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या होता है 24, तो क्या होगा आपके पास में इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 सॉरी 4s1 3d5, पार्शियली फिल्ड है डी, तो क्या होगा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने कहा कॉपर है बेटा, कॉपर क्या होता है 29, 4s1 3d10 होता है। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा 3d10 है, तो इसको ट्रांजिशन कैसे माने बेटा, ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट ये 9 इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होती है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है, तो फिर इसीलिए इसी वजह से हम इसको भी क्या कंसिडर करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट ही कंसिडर करते हैं। क्लियर इतनी सी बात। आइए, मैंने कहा नॉन ट्रांजिशन कौन होंगे, जिसमें डी क्या होगा, फुल्ली फिल्ड होगा, जिसमें डी क्या होगा, फुल्ली फिल्ड, जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। आ जाओ, मैंने कहा क्या ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिल्कुल वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बट क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये भी तो डी ब्लॉक है बट ये ट्रांजिशन तो नहीं है, ये तो नॉन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने लिख दी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, all the transition elements are d block elements, but all d block elements, या फिर डायरेक्ट लिख लो, but vice versa is not true, is not true। क्लियर है। आइए अब मूव करते हैं हम जरा पी ब्लॉक एलिमेंट पर। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर
तो ये हो गया आपके पास में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, उससे टी ओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? आइए ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे इन सबके ही कॉमन नेम देखने हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 18 को तो हम क्या कहेंगे? नोबल गैसेस, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एरोजेंस। क्लियर है? आइए मैंने कहा ये हो गए आपके हेलोजेंस। ठीक है, अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहां पर ये हो गया आपके पास कैल्कोजेंस। क्या हो गया? कैल्कोजेंस। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? निकोजेंस। निकोजेंस इसका नाम क्यों पड़ा? निकोजन मतलब फर्टिलाइजर्स बनाना, तो ये फर्टिलाइजर्स सिंथेसाइज में यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास टेंट्रल्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास आइकोसाजेंस। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से। तो अपनी कॉपी में वही नोट डालकर लिख लीजिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स along with the S block elements are also known as representative elements, are also known as representative elements और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ध्यान रहे जेई और नीट में रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से क्वेश्चन आ चुका है, मेन ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये दे रखा था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक बार ये क्वेश्चन था और 4 एलिमेंट्स आपको गिवन थे जिसमें से एक पी ब्लॉक का एलिमेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन एक बार और आया, उसमें ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। वहां पर भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से एक जो एलिमेंट गिवन था वो पी ब्लॉक एलिमेंट गिवन था। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, नोट डालकर लिख लीजिए, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, कि P block elements along with the S block elements are also known as representative elements or normal elements and main group elements. main group elements लिख लिया बेटा? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं P block elements की, तो P block elements में हम देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल होती है, जब लेफ्ट टू राइट हम जाते तो राइट मोस्ट वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? P block element होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट राइट वाला साइड होगा हमारा। राइट साइड में एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है मेटलॉइड्स को। एक होते मेटल्स, एक होते नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे उसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो मैंने कहा वही स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर में बनाने अब जा रही हूं। तो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से, और यहां पर एक एलिमेंट होता है 80। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके मेटेलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके मेटेलॉइड्स होते हैं। ये सारे बोरोन हो गया, सिलिकॉन, ये सब एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके मेटेलॉइड्स होंगे, जो इस पूरे के पूरे स्टेयर के अंदर आ रहे हैं। मतलब एस, एसबी, टी, पीओ, एटी, ये सब क्या है? आपके मेटेलॉइड्स है। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? चले आगे। तो आइए सबसे पहले मैंने कहा मेटेलॉइड्स स्टेयर बना लेनी है आपको, यहां से शुरू करनी है। ऐसे ये क्या होंगे? आपके मेटेलॉइड्स होंगे। अब इस मेटेलॉइड के इधर जितने भी एलिमेंट्स है, इस साइड में राइट हैंड साइड में जो भी आ रहे हैं वो सब क्या है? आपके नॉन मेटल्स, और इस साइड में जो आ रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? आपके लगभग क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके इधर लेफ्ट, आपके आप इधर ऐसे खड़े हो, आप ऐसे देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले सब क्या हो जाएंगे? स्टेयर के लेफ्ट हैंड साइड वाले मेटल्स, राइट हैंड साइड वाले क्या हो जाएंगे? आपके नॉन मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है, हाई होती है।
व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है, मान लो मैंने कहा कि ये दो एटम्स है, यहाँ पर ए एटम, ये बी एटम, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन कोई एक न्यूक्लियस ज्यादा खींच के रखेगा, वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एक टेंडेंसी है किसको खींचने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचते हैं अपनी तरफ, तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, क्लियर है इतनी सी बात। और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती रहती है, आपकी बढ़ती रहती है। और मैंने कहा जैसे आप अप टू डाउन जाओगे, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। क्लियर इतनी सी बात, ये बात क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और ये कुछ कॉमन नेम्स मैंने आपको बताया। अब देखते हैं हम जरा इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स ये नहीं होते। दे फॉर्म बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स, दोनों टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दे फॉर्म बोथ कलर्ड एंड कलरलेस कंपाउंड्स, दोनों टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। ग्रुप 16 and 17 have high electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये एटम है, इसका मान लो ये वाला जो शेल है ये वैलेंस शेल है। क्या है ये, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल जो होता है, एक और बना लेते हैं ऐसे, ये वैलेंस शेल हो गया, ये वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से जस्ट अंदर वाला शेल होता है आपका पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। उससे अंदर का होता है आपका एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है इतनी सी बात। वैलेंस शेल को आप अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हो, वैलेंस शेल फिर पेनल्टीमेट फिर हो गया आपका एंटी पेनल्टीमेट। तो वैलेंस शेल पेनल्टीमेट मतलब n-1, इसकी वैल्यू हो गई n-1, ये हो गया आपका n-। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसको कहां पर ऐड होना है, इसके वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हो, जैसे हेलोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबेल बनने के लिए, तो गेन करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, लेना चाहेगा हेलोजन्स, है ना। और ग्रुप 16 वालों को भी दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी लेना चाहेंगे, अट्रैक्शन दिखाएंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लेना चाहता है, ठीक है, और लेकर वो स्टेबल होना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिलीज और गेन्ड बाय द एटम ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू इट्स वैलेंस शेल। क्लियर है इतनी सी बात। आइए देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप्स होते हैं, सॉरी दो आपके पास में पीरियड्स होते हैं, या फिर दो आपके पास में आप कह सकते हो जो आपको कहना है। एक होता है आपके पास में एक्टिनोइड्स और एक होता है आपके पास में लैंथेनोइड्स, ठीक है। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, एक्टिनोइड्स होते हैं आपके पास में रेडियो एक्टिव नेचर के, ठीक है। तो हमने कहा ऑल आर मेटल, सारे मेटल्स होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, जिसमें से सबसे कॉमन होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ कुछ एलिमेंट्स +2 एंड +4 भी शो कर देते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। कलर्ड कंपाउंड शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक ध्यान आ जाने चाहिए, पैरा कलर्ड, वाया कलरलेस। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं आपके, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। एलिमेंट्स अबव 92 आर कॉल्ड ट्रांसूरियम एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसूरियम एलिमेंट अलग नाम है, ट्रांसूरियम एलिमेंट्स, एंड आर नॉट फाउंड इन द नेचर, नेचर में फाउंड नहीं होते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम मैन मेड एलिमेंट कहते हैं। 92 से ऊपर के जितने एलिमेंट्स है क्या है, वो सिंथेसाइज्ड है, हमारे द्वारा सिंथेसाइज्ड है, सिंथेटिक एलिमेंट्स है, या फिर आप कह सकते हो मैन मेड एलिमेंट्स है, दैट आर नॉट फाउंडेड इन द नेचर, नेचर में वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल तो वो नहीं है, क्या है वो, सिंथेटिक है, मतलब हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे हमने चारों ब्लॉक्स देख लिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक,
पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो सबकी हमने प्रॉपर्टीज देख ली, क्या क्या मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, ठीक है। जब हम ये ग्रुप्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इनकी एक एक कंपाउंड पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स। हर एक ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे और कैसे पहचानोगे कि कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट है तो वो कौन से ब्लॉक से या कौन से ग्रुप से या कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा, अगस्त 16 संडे सुबह 11 बजे लाइंड अप रहिएगा लाइव वीडियो सेशन के लिए, लाइव लेक्चर के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ JEE 2027। ध्यान रहे, बने रहिएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लेकर आने वाले हैं ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के लेकर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अभी आपके पास में टाइम है, पूरा वीक है आपके पास में, ठीक है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत कामली रिवाइज कीजिएगा और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ और रिवीजन करने के बाद आपको सेशन अटेंड करना है और जरूर से आपको सेशन अटेंड करना है ऑफ 16 अगस्त सुबह के 11 बजे लाइव सेशन होने वाला है। बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी मॉक्स का टाइम है, धीरे धीरे मॉक्स देना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी मॉक्स दूंगा, तभी मॉक्स दूंगी, नहीं, अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर चलिए। जो चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है उसके मॉक्स देना शुरू कीजिए, ठीक है, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? आइए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, किसके साथ, पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 3 विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द ब्लॉक, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप्स एंड August 16 11 o'clock in the morning। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।